हेलो गाइस, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें 4 से 5 वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी यूनिट एग्जाम में। एसएससी में 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहता है, वो सब हम करवाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अर्थशास्त्र, स्टडी ऑफ मनी, धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से बना है, जिसका मीनिंग है इकोनॉमिया का धन का अध्ययन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रबंधन। या तो उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि उन्होंने 1776 में लिखी थी। और एडम स्मिथ का स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का सक्रिय रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण बाई रेगनर फ्रिक्स ने किया था। वर्गीकरण यानी कि विभाजन इसका रेगनर फ्रिक्स द्वारा किया गया था। 2 माइक्रो अर्थव्यवस्था और मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी कि माइक्रो अर्थशास्त्र में आता है, छोटे चीज से रिलेटेड होता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति, फर्म, आय, व्यय, उपभोग। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि शास्त्र के फादर हैं अल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बड़े चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बड़े इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का अध्ययन। एग्जाम्पल नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, महंगाई, बजट। उसके बाद फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं जेएम कीन्स। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल की बुक है एक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कीमत का सिद्धांत। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग आपूर्ति का सिद्धांत। जेएम कीन्स जो है इनकी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मोन, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक्स दिया था इन्होंने, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय सीमाएं क्या क्या है? क्या उत्पादन करना है, सोचना है, कैसे उत्पादन करना है, करें, किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। 2 तरीके से, श्रम या मशीनरी। किसके लिए उत्पादन करें? गरीब के लिए, अमीर के लिए। गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, और अमीर को कार, आईफोन, एक्स्ट्रा जो समझ लीजिए टीसी। उत्पादन के संसाधन क्या है? लैंड, रोबर, जमीन होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, कैपिटल, पूंजी, और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद उत्पादन के साधन में गुड एंड सर्विस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसका विचार एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया, जिसे हम लेजिस फेयर्स कहते हैं। उसके बाद सरकार के नियंत्रण का अभाव, इस हस्तक्षेप का सिद्धांत है सरकार के नियंत्रण का अभाव। उसके बाद उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका रहता है? प्राइवेट सेक्टर का। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है। इसका उद्देश्य क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम प्रॉफिट। एग्जाम्पल यूएसए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए की। उसके बाद उद्यम की स्वतंत्रता इसमें होती है, कीमत निर्धारण मूल्य तंत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा है हमारा राज्य अर्थव्यवस्था, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। पूंजीवादी के विरोध में उद्भव, पूंजीवादी के विरोध में इसका उद्भव हुआ था। कॉन्सेप्ट इसका किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स की एक बुक है डैश कैपिटल। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है गवर्नमेंट का राज्य अर्थव्यवस्था में। और इसका मोटिव यानी कि उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण। इसका एग्जाम्पल देश है रसिया। रसिया में राज्य अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें उद्यम की स्वतंत्रता नहीं होती है और कीमत निर्धारण सरकार करती है। इसके बाद हमारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसकी पब्लिक सेक्टर इसका कंट्रोल करता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका कॉन्सेप्ट जेएम कीन्स ने दिया था। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका रहता है? प्राइवेट का और पब्लिक दोनों का, बहुत सेक्टर्स। मिक्स इकोनॉमिक्स होती है, इसका मूल्य नियंत्रण सरकार और मूल्य तंत्र दोनों के द्वारा होता है। उद्देश्य इसका है पब्लिक वेलफेयर, प्रॉफिट, बोथ, मतलब पब्लिक वेलफेयर भी है और प्रॉफिट। और पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है इंडिया। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स उत्पादन के आधार पर हम जानेंगे। पहला है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनिज। सबसे कम जीडीपी 17% किससे आती है? प्राथमिक क्षेत्र से। रोजगार सबसे ज़्यादा 51% प्राथमिक क्षेत्र से। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है और प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है इसका। इसके बाद अगला है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इसे। इसमें क्या है? विनिर्माण क्षेत्र हम कहते हैं इसे। इसमें कच्चे माल से नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे गन्ना से चीनी, खनिज से कार। निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए पार्क, घर, सड़क, हवाई अड्डा, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। तीसरा हमारा टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्या है? ये सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जीडीपी सबसे अधिक है, 54% सार्वजनिक योगदान दिया है जीडीपी में इसने। एग्जाम्पल परिवहन, एजुकेशन, ट्रेड एंड होटल, हॉस्पिटल और कॉमर्स। चौथा है क्वार्टरी सेक्टर या चतुर्थ क्षेत्र। इसे हम नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें आईटी सेक्टर आता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके आगे हमारा है पंचम क्षेत्र, क्वाइनरी सेक्टर, उच्च निर्माण। एग्जाम्पल इसका है गवर्नमेंट, इसमें उच्च निर्माण है। इसमें एग्जाम्पल है गवर्नमेंट, मीडिया, एमडी और सीईओ जो कंपनियों के रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्र यानी कि देश के नागरिकों की आय। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, गोल्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा। 2 प्रकार की होती है उत्पादन, एक इंटरमीडिएट उत्पादन, एक फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं और फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं मतलब बिना उपयोग किसी के निर्माण में होता है, और अंतिम वस्तुएं जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद मतलब देश में उत्पादन जिसका होता है भारत प्लस विदेशी, और राष्ट्रीय उत्पादन वो होता है जिसमें भारतीय प्लस विदेशी उत्पादन केवल भारतीयों द्वारा होता है। उसके बाद आगे हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अमीर होंगे, राष्ट्रीय आय अधिक होगी, पर कैपिटा इनकम अधिक होगी, पूंजी निर्माण ज़्यादा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, चिकित्सा अच्छी होगी, तकनीकी अच्छी होगी। एग्जाम्पल इसका है रसिया, चाइना, जापान। और विकासशील देश में गरीबी होगी, राष्ट्रीय आय कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, पूंजी निर्माण कम होगा, शिक्षा खराब होगी, चिकित्सा खराब होगी और तकनीकी भी खराब होगी। एग्जाम्पल इसका है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। विदेशी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ओपन इकोनॉमी में आयात निर्यात होता है, विदेशी निवेश भी होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात नहीं होता, ना विदेशी निवेश होता है। खुली इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं सभी देश, और क्लोज्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल आज के डेट में कोई नहीं है इसमें, तो कोई देश नहीं है इसमें। अगला हमारा है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम के पहले समझने के पहले मैं समझना होगा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या है, फुल फॉर्म इसका। जीडीपी मतलब जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मीन्स होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मीन्स होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी मीन्स होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी पहले हम लोग पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस मीन्स होता है टोटल मनी वैल्यू, सकल। घरेलू मीन्स मतलब देश की सीमा में, और उत्पाद मीन्स मतलब अंतिम उत्पादन, वस्तुओं सेवा। किसी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये जीडीपी की डिफिनेशन हो गई। किसी देश की सीमा के अंदर ही एक वित्तीय वर्ष में मतलब एक साल में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी कैसे निकालेंगे, पी इंटू क्यू। अब पी इंटू क्यू है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। 10 इंटू 10 किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताता है, ठीक है, किसी देश की उत्पादन क्षमता को बताती है। जीडीपी में उत्पादन जितना बढ़ेगा, रोजगार उतना ही बढ़ेगा। जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में सच्ची जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब झूठी जीडीपी माना जाता है उसे। रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी होती है, और नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र की जीडीपी होती है, सांकेतिक जीडीपी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये जीडीपी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू का मीन्स है, पी मिस होता है प्राइस और क्यू मिस होता है क्वांटिटी। मतलब अगर एक पेन की मान लीजिए प्राइस 1 रुपये है और क्वांटिटी आपको 10 पेन चाहिए, मतलब एक पेन की प्राइस 10 रुपये है और क्वांटिटी आपको 10 पेन चाहिए, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। ये 1 पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज़। 2020 में 10 पेन बराबर 10 × 10 यानी कि 100 रुपये का पेन था, और 2023 में इसका मूल्य बढ़कर एक पेन का मूल्य 15 रुपये हो गया। तो 10 पेन आया 150 रुपये में, तो 50 रुपये 2020 से 23 तक बढ़ी। तो जो 2023 में होगा हमारे रियल जीडीपी होगा। नॉमिनल जीडीपी मीन्स होता है जब जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। उसके बाद इसमें महंगाई शामिल होती है, नॉमिनल जीडीपी में। और रियल जीडीपी जो होता है जब जीडीपी की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। इसमें महंगाई शामिल नहीं होती है। आधार वर्ष इसका 2011 से 12 ही होता है। इसके बाद हमारा एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मीन्स यानी निवल या शुद्ध, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है, डोमेस्टिक घरेलू, विथ इन नेशन मतलब देश के अंदर, प्रोडक्ट मतलब आय उत्पाद, ग्रॉस एंड गुड्स एंड सर्विस। एनडीपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास निकाल दिया जाए तो एनडीपी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। जीएनपी तीसरा जो है, जीएनपी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस मीन्स सकल मीन्स टोटल मनी वैल्यू, राष्ट्रीय मतलब शुद्ध विदेशी आय, नेट फॉरेन इनकम। उसके बाद उत्पाद मीन्स गुड्स एंड सर्विस, फाइनल प्रोडक्ट। जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम कर दिया जाए तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यक्स हमारा क्या है, एक्सपोर्ट्स, आयात की गई वस्तुएं जो है, विदेश से प्राप्त आय। यक्स विदेश से प्राप्त आय है हमारा, एक्सपोर्ट होगा तो यक्स विदेश से प्राप्त आय। और यम क्या है, विदेशियों द्वारा प्राप्त आय, मतलब विदेशियों द्वारा मतलब जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब निर्यात। तो विदेशियों से जो हम लोग आय प्राप्त करते हैं उसे निकाल दें, और आयात जो विदेश से हम लोग प्राप्त करते हैं उसे जोड़ दें, तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। जीडीपी में अगर ऐसा परिवर्तन हो तो, मतलब अगर विदेश में कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी, उससे जो मुझे आय प्राप्त होती है या आयात होता है उससे जो मुझे आय प्राप्त होती है वो जीडीपी में जुड़ेगा, और जो हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं उसका इंपोर्ट जाने की जो होता है वो घटेगा, तो जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इक्वल टू हो सकता है जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, क्योंकि यक्स माइनस यम, अगर यक्स में से यम यानी कि आयात में से निर्यात घटा दिया जाएगा तो फॉरेन इनकम आ जाएगी, नेट फॉरेन इनकम। तो जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी नेट मीन्स शुद्ध यानी कि मूल्यह्रास जो होता है, नेट। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय शुद्ध विदेशी आय, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, गुड्स एंड सर्विस। एनएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम माइनस डिप्रिसिएशन। एनएनपी इक्वल टू हो सकता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, क्योंकि जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम इक्वल टू होता है जीएनपी, तो जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम को हम कहते हैं जीएनपी, और माइनस डिप्रिसिएशन तो एनएनपी हो जाएगा। एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम माइनस डिप्रिसिएशन, या एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। इसे हम कहते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम शुद्ध आय निकालेंगे तो उसमें मूल्यह्रास माइनस करेंगे, ये कन्फर्म है। चलिए आगे देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है। ये दो प्रकार के होते हैं, एनएनपी एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पे जो होता है, और एक होता है एनएनपी एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन या कारक लागत जो होता है। अगर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड हो जाता है तो मार्केट प्राइस हो जाती है।
अगर एनएनपी मतलब जो आप लोग की लागत है उसमें टैक्स ऐड कर दिया जाएगा तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। और एनएनपी यानी कि फैक्टर कॉस्ट जो है इसमें मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया जाए प्लस सब्सिडी जो आपको मिलती है वो दे दिया जाए यानी कि जोड़ दिया जाए तो मुझे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पता चल जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालिए तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी कि एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। जीडीपी अस्फीति कारक जिसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, इसका फार्मूला होता है या जीडीपी पहले से समझ लीजिए, या जीडीपी पर महंगाई के प्रभाव को बताता है जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो करता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल मतलब वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी इंटू 100 कर दिया जाए तो मुझे डिफ्लेटर मतलब महंगाई में प्रभाव क्या बढ़ा है, महंगाई घटी है बढ़ी है तो पता चल जाएगा। नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना 1867 से 68 में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई उस समय 20 रुपये थी। दादा भाई नौरोजी की एक बुक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम BK RV राव ने किया था, मतलब गणना किया था 1931 से 32 में। कभी कभी पूछा था वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले किसने किया था, 1932 से 31 से 32 में RB राव ने। उस समय पर कैपिटा इनकम जो आई थी 62 यानी कि 62 रुपीज़ आई थी। राष्ट्रीय आय का मापन 3 मेथड है मापन करने का, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। उसके बाद CSO क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है CSO, भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी है। नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पे जापान, नंबर 4 पर जर्मनी, नंबर 5 पे इंडिया और नंबर 6 पे यूके। अभी हम लोग आप यूके को बैक करके 5वें नंबर पे आए, नंबर 5 पे है। पहला दूसरा USA चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, 5वां इंडिया। आगे है हम लोगों का जीडीपी वृद्धि 23-24 में कितनी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 6.8% और बजट के अनुसार 7% होनी है, अनुमान लगाया गया है। 273 लाख करोड़ जीडीपी है हमारी इस समय। उसके बाद मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन महंगाई क्या है, जैसे चीनी 2010 में 20 रुपये किलो थी, 2015 में 30, 2023 में 45। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत स्तर में लगातार जो वृद्धि होती है उसे महंगाई कहते हैं। लगातार वृद्धि होती है वस्तु सेवाओं में तो उसे महंगाई कहते हैं। अगर प्राइस किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति घटेगी और डिमांड भी घटेगी। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाएगी और खरीद यानी कि क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी। उसके बाद इन्फ्लेशन 2 प्रकार की होती है, एक मांग जनित महंगाई, एक लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग जनित मतलब अगर कोई किसी सामान की ज़्यादा मांग हो जाएगी तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और लागत प्रेरित अगर लागत ज़्यादा होगी तो उसकी महंगाई महंगा चीज़ मतलब चीज़ की महंगाई अधिक होगी। मांग जनित इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपूर्ति कम होती है इसलिए डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ जाती है। और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या होता है, अगर गेहूँ मान लीजिए 20 रुपये किलो है तो ब्रेड 10 रुपये में मिलेगा। अगर गेहूँ 40 में हो जाएगा तो ब्रेड 20 रुपये में हो जाएगा। इससे क्या हुआ, लागत में वृद्धि हुई है तो इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन वस्तु एवं सेवा की कीमत अगर बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। वस्तु एवं सेवा की कीमत अगर बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। 2 प्रकार की मांग जनित और लागत जनित हम लोग पढ़ चुके हैं। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज इक्वल टू नॉर्मल कंडीशन। अगर डिमांड सप्लाई के बराबर होगा तो नॉर्मल कंडीशन होगा। अगर डिमांड अधिक होगा सप्लाई से तो महंगाई बढ़ेगी। अगर सप्लाई अधिक होगा डिमांड से तो महंगाई घटेगी। यहाँ थोड़ा डिफ्लेशन बढ़ेगा यानी कि महंगाई घटेगी, डिफ्लेशन बढ़ेगा। डिफ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति मतलब मंदी कहते हैं, जिसे हम मुद्रा संकुचन। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कम हो जाती है उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है जब मंदी आती है तब। अगर इन्फ्लेशन पैसा बढ़ेगा, महंगाई में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। अगर डिफ्लेशन होता है तो पैसा घटेगा, मांग घटेगी, उत्पादन घटेगा, नौकरी घटेगी। गति के आधार पर मुद्रास्फीति, चलिए देखते हैं। गति के आधार पर पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई इकोनॉमिक्स, रेंगती हुई महंगाई इन्फ्लेशन। वार्षिक 0 से 3% बढ़ेगी तो अच्छी महंगाई है। चलती हुई मुद्रास्फीति अगर 4 से 10% बढ़ रही है महंगाई तो कम अच्छी है। और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति मतलब 11 से 99% अगर महंगाई बढ़ती है तो खराब है। और कूदती हुई मुद्रास्फीति 100% से अधिक अगर महंगाई वृद्धि हो रही है तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी किसी देश की। उसके बाद मुद्रास्फीति के प्रकार हम पढ़ेंगे। पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस। मुद्रास्फीति में प्रॉफिट लॉस दो होता है। प्रॉफिट में ऋणी उत्पादक किसान व्यापारी का लाभ होगा। प्रॉफिट किसका होगा मुद्रास्फीति के पर, ऋणी का, उत्पादक का, किसान का, व्यापारी का। और लॉस किसका होगा, ऋणदाता का, उपभोक्ता का, सर्विंग नहीं का, और निर्वाचित आय वर्ग का। महंगाई के समय सरकार टैक्स बढ़ा देती है, ये आप लोगों को जानना होगा। अगर महंगाई अधिक होती है तो सरकार उसका टैक्स बढ़ा देती है। स्टैगफ्लेशन महंगाई जनित मंदी क्या है, वह स्थिति जब इन्फ्लेशन रेट अधिक होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और आर्थिक विकास कम होता है तो उसे स्टैगफ्लेशन महंगाई जनित मंदी कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आर्थिक विकास घटेगा। इसके आगे हम लोगों का है फिलिप्स चक्र। ये क्या है, फिलिप्स क्रेव मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध बताती है, वो फिलिप्स वक्र है। मुद्रास्फीति यानी कि मंदी और बेरोजगारी के मध्य संबंध, मंदी नहीं, महंगाई और बेरोजगारी के मध्य संबंध बताता है, उसे हम फिलिप्स वक्र कहते हैं। इसका उल्टा संबंध है, इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी घटेगी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी घटेगी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर महंगाई घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी।
मुद्रास्फीति के मापन, इन्फ्लेशन के मापन कैसे होता है? दो प्रकार के, एक WPI, एक CPI इंडेक्स इसके सूचकांक हैं। WPI मीन्स होल सेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मीन्स भारत में मुद्रास्फीति का मापन इसी के द्वारा होता है। फैक्ट्री से थोक से फुटकर, जो होल प्राइस इंडेक्स भारत में मुद्रास्फीति का मापन होता है। फैक्ट्री से थोक WPI के पास जाएगा, WPI से CPI के पास जाएगा। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स RBI द्वारा मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है CPI के द्वारा। आधार वर्ष इसका क्या है? 2011 से 12 उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 CSO द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे 3 से 4 वीडियो में पूरा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा भाई आप लोग का। और इसके बाहर मैं पिनाकल की बुक इसके बाद करवाऊंगा, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। जो कुछ बचेगा उस बुक में हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर, तो उसमें कवर हो जाएगा। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए। तो गाइस, इसमें हम लोग बैंकिंग के बारे में, इकोनॉमिक्स का बैंकिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है और बैंक की कार्यप्रणाली बैंकिंग कहलाती है। और फंक्शन ऑफ बैंक की बात करें तो जमा स्वीकार करना और ऋण उपलब्ध कराना। बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें तो बैंक में स्थापित पहला बैंक जो है, भारत में स्थापित पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। 1831 से 32 में इसे बंद करा दिया गया। इसके बाद 3 प्रेसिडेंटल बैंक बने, खोले गए। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों मर्ज कर दिया गया 1921 में और इसे बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे SBI बना दिया गया। इसके बाद हमारा अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में आया। यूपी फैजाबाद में था ये। भारतीय के प्रबंध से संचालित प्रथम बैंक था ये। 1865 में इलाहाबाद बैंक आया और 2022 में इसे मर्ज किया इंडियन बैंक के नाम से। 1894 में PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर लाहौर वर्तमान में न्यू दिल्ली में, पहले वो लाहौर था। 1894 में PNB की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह। इसके बाद प्रथम भारतीय बैंक था PNB। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, या प्रथम स्वदेशी बैंक था। RBI की बात करें तो सेंट्रल बैंक है ये और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के द्वारा आधार पर 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना किसने की थी? हिल्टन यंग कमीशन के 1926 के उससे एक्ट से की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन के रॉयल कमीशन की सलाह पर हुई थी इसकी स्थापना। बात करें इसका हेडक्वार्टर तो 1935 में स्थापना हुई। 37 साल तक कोलकाता में था। उसके बाद 37 में से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। RBI की स्थापना 5 करोड़ पूंजी के साथ हुई थी। 100 रुपये मूल्य और 5 लाख शेयर थे उस समय। शुरुआत में यहाँ प्राइवेट बैंक था और 100 रुपये मूल्य के 5 लाख शेयर थे तो 5 करोड़ हो गया था। शुरुआत में यहाँ प्राइवेट बैंक था और RBI राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत RBI को पावर दी गई। इसके बाद RBI के वर्तमान 25वें गवर्नर की बात करें तो शशिकांत दास हैं और 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में। इसके पहले गवर्नर थे श्री ऑसबॉर्न स्मिथ, ये भी अंग्रेजी थे। ऑसबॉर्न स्मिथ 35 से 37 2 साल तक थे। इसके बाद दूसरे गवर्नर इसके बने जेम्स टेलर, ये 37 से 43 तक बने, मतलब 5 साल तक। इसके बाद तीसरे गवर्नर बने इसके CD देशमुख, ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ये 1943 से लेकर 49 तक से 6 सालों तक। अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और सिंबल ऑफ RBI ताड़ का पेड़ और बाघ है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ RBI तो इशूइंग ऑफ नोट्स। नोट प्रिंट कहाँ होती है? देवास MP में, सालबोनी वेस्ट बंगाल में और नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में। 4 जगह होती है, देवास, सालबोनी, नासिक, मैसूर। और मिंट कॉइन जो होती है, मिंट होती है 4 जगह ये भी होती है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। इसके बाद बात करें स्क्रूटनी पेपर मिल 1967 से 68 की स्थापना हुई इसमें। होशंगाबाद MP में पहले खोला गया। नोट का कागज था, स्टाम्प पेपर का उत्पादन यहीं से होता है। 2 तरह के 1 रुपये का नोट प्लस कॉइन, वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव TV सोमनाथ है। उसके बाद वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इस पर TV सोमनाथ का 1 रुपये नोट और कॉइन पे TV सोमनाथ प्रेजेंट टाइम में है और अदर कोई भी नोट है तो उस पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इसके बाद मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करें तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली से कहते हैं तो 115 करोड़ गोल्ड और 25 करोड़ विदेशी मुद्रा इसमें है। इसके बाद है नेक्स्ट आगे हमारा RBI के कार्य तो नोटों का निर्गमन, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। फेरा एक्ट के 1973 की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। विदेशी विनिमय मुद्रा ये फेमा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आया फेरा था, फेमा एक्ट आया 1999 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, विदेशी विनिमय अधिनियम। इसके बाद शाखा का नियंत्रण RBI करता है। कोई भी शाखा का नियंत्रण, क्रेडिट का नियंत्रण RBI करता है। शाख का निर्माण कमर्शियल बैंक करते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण RBI करता है। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। RBI की बात करें तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा RBI करता है कोई भी नीति। 6 मेंबर इसमें होते हैं, 3 RBI के गवर्नर और मतलब 3 गवर्नमेंट के और 3 RBI के मेंबर होते हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, विकास करना, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। मूल्य स्थिरता मतलब महंगाई को रोकना। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति RBI बनाता है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा MPC के। मौद्रिक नीति के उपकरण की बात करें तो अगर बैंक रेट यानी कि बैंक दर जो है ये प्रेजेंट टाइम में 6.75% है और बैंक रेट क्या होती है? RBI उधार देता है पैसा कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए उधार देता है। नेक्स्ट हमारा रेपो रेट प्रेजेंट में 6.5% है। वह रेट जिस पर RBI वाणिज्य बैंक को पैसे उधार देती है शॉर्ट टर्म के लिए। रिजर्व रेपो रेट ये 3.35% प्रेजेंट में है। कमर्शियल बैंक RBI को पैसा देता है। इसके बाद बात करें CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित भुगतान, ये प्रेजेंट में 4.5% है। कैश रिजर्व रेशियो वह अनुपात जिसे ऋण देने से पहले कमर्शियल बैंक को RBI के पास कैश के रूप में जमा करना जरूरी होता है कुछ ना कुछ। इसके बाद SLR क्या है?
स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात प्रेजेंट में 18% है, मैक्सिमम 40% हो सकता है। एसबीआई ये नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% प्रेजेंट में है, सीमांत स्थायी सुविधा इसे कहते हैं। और इसमें क्या है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कॉमर्शियल बैंक को एक दिन के लिए पैसा देता है, वो या वो ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया, इसमें आरबीआई प्रतिभूति को खरीदता है बेचता है। इसके बाद आरबीआई जब प्रतिभूति बेचता है तो इन्फ्लेशन घटती है, महंगाई घट जाती है। और आरबीआई जब पैसा मतलब प्रतिभूति खरीदता है तो महंगाई बढ़ती है, आरबीआई प्रतिभूति बेचता है तो महंगाई घटती है, बेचता है, ठीक है। प्रतिभूति मतलब पैसा कह सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो बैंक रेट, अगर आरबीआई बैंक रेट क्या है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए उधार देती है, रेपो रेट में आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है, रिजर्व रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार देता है, सीआरआर में कॉमर्शियल बैंक कैश जमा करता है आरबीआई के पास कुछ, सीएलआर में कॉमर्शियल बैंक अपने पास कैश प्लस गोल्ड प्लस सिक्योरिटी सीबी कर देता है। एमएसएफ क्या है, आरबीआई 24 घंटे के लिए एक दिन के लिए कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है। ओएमओ क्या है, आरबीआई प्रतिभूति खरीदता और बेचता है, ओएमओ के तहत। इसके बाद हमारा स्पेशल बैंक्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स दो भागों में हुआ है, अनुसूचित बैंक और गैर सूचित बैंक। अनुसूचित बैंक है जिसका रजिस्ट्रेशन आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में हुआ है, जैसे व्यापारिक बैंक। इसे दो भाग में डिवाइड किया है, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। और गैर अनुसूचित बैंक क्या है, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। व्यापारिक बैंक क्या है, पब्लिक डीलिंग करता है, लोन जमा करता है, लोन देता है, जमा राशि जमा करता है, प्रॉफिट कमाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें आता है, एसबीआई, बीएमबी, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके बाद नेशनलाइज बैंक की बात करें तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों की पावर होती है, 51% इसमें प्राइवेट का होता है। और पीएनबी एग्जाम्पल नेशनलाइज बैंक है। प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, विदेश बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। और उसमें सहकारी बैंक होता है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए होता है, राज्य सहकारी, जिला सहकारी, ग्रामीण सहकारी। स्पेशल बैंक्स की बात करें तो नाबार्ड, सिडबी, इक्जिम और एनएचबी। स्पेशल बैंक है नाबार्ड, सिडबी, इक्जिम, एनएचबी। आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसे हम कॉमर्शियल बैंक, यह एक कॉमर्शियल बैंक है और कंट्रोल इस पर नाबार्ड का है। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति के आधार पर हुई थी। पहले आरबीआई के प्रथम बैंक फर्स्ट आरआरबीआई प्रथमा बैंक यूपी मुरादाबाद में खोला गया। वर्तमान में 43 आरआरबी बैंक है, सिक्किम गोवा में नहीं है केवल। आरआरबी ओनरशिप की बात करें तो केंद्र सरकार के पास 50%, राज्य सरकार के पास 15%, 15% और प्रायोजक बैंक के पास 35%। राष्ट्रीय बैंक की बात करें तो प्रायोजक बैंक में एसबीआई, पीएनबी जैसे। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, शिवरामन समिति की सलाह पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके हेड है केवी साजी। सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके हेड हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। एनएचबी की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1988 को हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके हेड हैं शरद कुमार। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके हेड हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। एग्जिम बैंक की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, ये अनियमित आयात निर्यात बैंक कहते हैं इसे। ये इसकी स्थापना फाउंड हुआ था 1982 में और इसके हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। इसके हेड है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। इसके बाद हमारा आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरआईडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके हेड हैं देवाशीष पांडे। एलआईसी की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके हेड हैं एमके कुमार। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो होता है 2 स्टेप्स में होता। पहले स्टेप में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता, 50 करोड़ पूंजी थी 1969 में होता। दूसरे स्टेप में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 200 करोड़ से अधिक पूंजी थी, 1980 में हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को। इसमें पहले स्टेप में इंदिरा गांधी पीएम थी, पहले स्टेप का राष्ट्रीयकरण के समय, और आरबीआई गवर्नर थे आई.के. झा। और दूसरा स्टेप जब हुआ तो इसमें ये आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल थे उस समय। राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो 14 + 6 20 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, सरकारी लेकिन नहीं। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंक 12 हैं प्लस एसबीआई को मिलाकर लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। राष्ट्रीय बैंक की बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। 15 राष्ट्रीय बैंक कौन कौन से हैं? पीएनबी 1894 में न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एसबीआई 1955 में मुंबई में हेडक्वार्टर है, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में मुंबई में हेडक्वार्टर है, केनरा बैंक 1906 में बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, फिर बैंक ऑफ एमएच महाराष्ट्र 1935 में पुणे में हेडक्वार्टर था, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में चेन्नई में हेडक्वार्टर था, यूको बैंक 1943 में कोलकाता में हेडक्वार्टर था इसका, और इंडिया बैंक 1907 में चेन्नई में हेडक्वार्टर है, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में मुंबई में हेडक्वार्टर है, बीओबी 1908 में कोलकाता में हेडक्वार्टर है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में मुंबई में हेडक्वार्टर है। बैंकों का विलय पहली बार हुआ था 2017 में, फर्स्ट विलय 2017 में हुआ। बीएमबी भारतीय महिला बैंक प्लस बीएसआई की 5 सहयोगी बैंकों को विलय किया गया। इसके फाउंडर 2013 में एसबीआई में कर दिया गया बीएमबी का विलय। 1 अप्रैल 2019 को विजया प्लस देना बैंक बीओबी में कर दिया गया। यही हमारा खत्म हुआ, थैंक यू। 1 अप्रैल 2022 को 10 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, विलय हुआ। इसमें 6 हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में किया गया, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कोरोनेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, हम लोग इसमें बजट, फाइनेंस मार्केट और
टैक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी बाजार जहां वित्त का लेन देन औपचारिक रूप से होता है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। दो प्रकार की होती है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। वित्त की लेन देन 1 वर्ष से कम के लिए जब होती है, 1 वर्ष से कम समय के लिए, तो मुद्रा बाजार होती है, इसका नियंत्रक आरबीआई होता है। और वित्त पूंजी बाजार होती है, वित्त का लेन देन 1 वर्ष या अधिक समय के लिए होता है, तो उसे हम कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार कहते हैं, इसका नियंत्रण सेबी होता है। वित्त बाजार में वित्त का उगाही जो होती है, ये प्रतिभूतियों को बेच कर की जाती है। वित्त बाजार में वित्त की उगाही पूंजियों को बेच कर की जाती है। प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी क्या है? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका उपयोग मौद्रिक मूल्य होता है, जिसका अपना मौद्रिक मूल्य होता है। मनी मार्केट क्या है? सेफ है, सेफ मनी मार्केट 364 दिन तक उधार दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। टी बिल यानी कि टर्सरी बिल होता है, प्राइमरी बिल, प्राथमिक बिल, सरकारी हड्डी होता है, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई बेचता है इसे और खरीदता है। और कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र कंपनी जारी करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वित्तीय संस्था जारी करती है। इधर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, ये 364 दिन से अधिक उधार देने के लिए होता है, सेबी देता है। शेयर अंश हिस्सा होता है, बॉन्ड फिक्स ब्याज मिलता है इसमें, और डिपार्चर ऋण पात्र या ब्याज मिलता है। इसके बाद हम बात करें कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार की, तो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में यह नई प्रतिभूतियां जारी होती हैं और द्वितीयक में पहले से मौजूद प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। द्वितीयक बाजार को हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, और न्यू इशू मार्केट हम कहते हैं प्राइमरी बाजार, मतलब प्राथमिक बाजार को। कंपनी टू इन्वेस्टर होता है प्राथमिक बाजार में, और द्वितीयक बाजार में शेयर मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। कोई कंपनी पहली बार में अपने शेयर जारी करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, आईपीओ, प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव। वह स्वयं अपना प्राइस निर्धारित करता है पहली बार में, और पहली बार के बाद शेयर जारी करता है जब कोई कंपनी करती है तो उसे एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, द्वितीयक सार्वजनिक प्रस्ताव। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इसमें इन्वेस्टर ही होते हैं, वो अपनी प्राइस खुद ब खुद निर्धारित हो जाती है। इसमें हम इसको शेयर मार्केट भी कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। इस भारत में दो प्रकार के हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इस मुंबई में है, ये दयाल स्ट्रीट। इसकी स्थापना 1875 में, एशिया का सबसे पुराना है। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? प्रेमचंद्र रामचंद्र के द्वारा। एनएससी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। बीएससी जो होता है, इसका एग्जाम्पल है, सूचकांक है सेंसेक्स, और इसे सेंसिटिव या उसे हम सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं, संवेदी सूचकांक। इसमें टॉप 3 कंपनियों की ब्लू चिप होती है। एनएससी जो होता है, ये फेरवानी समिति की सलाह पर आया था, और इसका सूचकांक जो है निफ्टी 50 है, इसमें टॉप 50 कंपनियों की ब्लू चिप होती है। बुल एंड बियर क्या है? शेयर बाजार में जब उछाल आता है तो उसे बुल कहते हैं, और बियर शेयर बाजार में जब गिरावट आती है तो उसे बियर कहते हैं। सेबी, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी एक्ट 1992 में आया, संवैधानिक और वैधानिक संस्था से बनाया गया। हेडक्वार्टर सेबी का है मुंबई में, और इसकी हेड है माधुरीपुरी बुच। पूंजी बाजार का नियंत्रण भाई सेबी के द्वारा होता है, पूंजी बाजार या शेयर मार्केट। इसके बाद हम टैक्स की बात करें तो सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य शुल्क जो होता है टैक्स कहलाता है। टैक्स के प्रकार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी भी कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये इंपोर्ट ऑफ टैक्स, बाहर कराधान होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, करापात या अदा होता है। एग्जाम्पल, आप पिज्जा मंगवा रहे हैं तो उसमें बाहर वो लाया है, इसके लिए वो टैक्स करे लेगा, तो उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। नई टैक्स, इसकी स्कीम क्या है? मतलब इनकम टैक्स में अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है तो टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख है तो 5%, 6 से 9 लाख है तो 10%, 9 से 12 लाख है तो 15%, और 12 से 15 लाख है तो 20%, 15 लाख से अधिक है तो 30% टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? निगम का किसी कंपनी की आय पर जो टैक्स लगता है उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। वेल्थ टैक्स, ये सब हमारे डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स संपत्ति कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो किसी वस्तु या सेवा पर लगता है। उत्पादन या उत्पादन शुल्क पे लगता है जीएसटी, जैसे एंट्री करवाने के लिए उत्पादन शुल्क पे लगता है। राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल जा रहा है, या देश से कोई सी दूसरे सीमा शुल्क भी से कहते हैं, सीमा शुल्क पे लग रहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। सेवा कर हटाकर जीएसटी लाया गया है। सेवा कर पहले था, उसे हटाकर जीएसटी लाया गया है। देश से देश में कोई सामान जाता है तो उसे सेलिंग पॉइंट पहले कहा जाता था। वीएटी 2005 में, उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, लेकिन अब जीएसटी लगता है, वो बंद हो गया। जीएसटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इनडायरेक्ट टैक्स भी हम इसे कहते हैं। लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। अप्रत्यक्ष कर है, एकीकृत कर है, 17 टैक्स समाप्त करके इसे लाया गया था। इसके बाद बात करें जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। हमारा जीएसटी मॉडल है कनाडा के मॉडल पर आधारित, यानी कि राज्य 50% कैंड 50%, डबल टैक्स सिस्टम है इसमें। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है, 12 अगस्त 2016 को। दूसरा राज्य बिहार है, 16 अगस्त 2016 को। और तीसरा राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है, 17 अगस्त 2017 को। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल विधेयक 122वां था, संसद में गया, लोकसभा में पारित हुआ 8 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और पार्लियामेंट में 8 सितंबर 2016 को ये संविधान संशोधन यानी कि अधिनियम बना। 100वां जीएसटी संविधान संशोधन में आया। जीएसटी को ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति थी असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी का सुझाव है विजय केलकर समिति का। जीएसटी टैक्स स्लैब की बात करें तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके बाद जीएसटी के प्रकार है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट या यूटी जीएसटी, एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट पे 9% एग्जाम्पल के लिए लिया है। टोटल 18% अगर टैक्स लग रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट 9% और सेंट्रल गवर्नमेंट 9%, 18% टैक्स होगा। केंद्र सरकार एकीकृत इंट्रा स्टेट ट्रेड पर, राज्य से बाहर बिकने पर 18% टैक्स। आल सीएजी होगा।
जीएसटी काउंसिल परिषद जो है इसकी स्थापना आर्टिकल 279 ए में दी हुई है, आर्टिकल 279 ए में है जीएसटी काउंसिल के बारे में। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई। मेंबर इसमें 33 थे, 28 स्टेट गवर्नमेंट के थे, 3 यूटी के थे और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के। टोटल वोट मिला था, वोट चाहिए इसके लिए 1/3 राज्य केंद्र का और राजस्व का 2/3। इसकी हेड होती हैं वित्त मंत्री, पहले इसके हेड थे अरुण जेटली, वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। जीएसटी के बाहर रखे गए कुछ उत्पाद जैसे शराब, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिक रॉयल स्टेट, ये उत्पाद शुल्क हैं सब। जीएसटी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अंक 15 होता है। बजट की बात करें इसके बाद हम, बजट जो है संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। गवर्नमेंट की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, इसमें पेश किया जाता है। पिछला वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक था, बजट पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण भी इसे कहते हैं। तैयार वित्त मंत्रालय करता है, डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों का विभाग जिसे हम कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है इसे 31 जनवरी को। वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे सीईओ कौन है? आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। और बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ बजट की बात करें तो बजट शब्द फ्रेंच के भाषा के बुगेट शब्द से बना है। मीनिंग इसका है चमड़े का थैला। भारत का पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को फाइनेंशियल मिनिस्टर जेम्स विलियमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट प्रणाली के संस्थापक इनको कहा जाता है, जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट बात करें तो यह 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया आर के सड़मुख शेट्टी के द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया जॉन मथाई के द्वारा। इसके बाद प्रथम महिला वित्त मंत्री हमारी थी इंदिरा गांधी, 1970 में बनी। पीएम और वित्त मंत्री दोनों थी हैं। पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान में है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है 10 बार। सेकंड पी चिदम्बरम के पास है 9 बार। इसके बाद है 1924 से पहले जो था ये रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। 1924 में एकावर्त की समिति की सिफारिश पर दोनों को अलग अलग किया जाने लगा, लेकिन विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट आम बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया 21 सितंबर 2016 को। पहली बार रेल बजट आम बजट एक साथ आया था 2017 से 18 वित्तीय वर्ष में। बजट के अवयव की बात करें तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय में डिपेंड करता है। सार्वजनिक आय क्या है? राजस्व आय और पूंजीगत आय 2 प्रकार की होती है सार्वजनिक आय। इसमें आता है देयता में वृद्धि, संपत्तियों में कमी। ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। बात करें पूंजीगत आय की तो इसमें संपत्ति में कमी आ जाती है, देनदार में वृद्धि होती है, सरकार द्वारा ऋण लेना, सार्वजनिक उपक्रम का उपनिवेश, ऋण की वसूली, सरकारी व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या है? संपत्ति में वृद्धि ना हो, देनदारी में कमी ना हो तो उसे राजस्व व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय, देनदारी में कमी हो जाए लेकिन संपत्ति में वृद्धि हो तो उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। भूकंप पीड़ितों पर व्यय करना इस एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट होता नहीं है। सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो होता है पूंजीगत व्यय होता है। और सरकार कर्मचारियों को वेतन भुगतान करती है, राजस्व व्यय से करती है। संतुलित बजट की बात करें तो अतिरिक्त बजट यानी कि सरप्लस बजट होता है। आय ज़्यादा हो, व्यय कम हो। बजट घाटा में कुल व्यय माइनस कुल आय होती है। बजट घाटा, राजस्व घाटा मतलब राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, नहीं राजस्व व्यय मीन्स राजस्व आय। पूंजीगत घाटा, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। राजकोषीय घाटा की बात करें तो खर्च पूरा करने के सरकार की उधार की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो उधार लेती है, इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। ऋण को छोड़कर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो सरकार अधिक ऋण लेगा तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। प्राइमरी डिफिल्ड, प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाने पर आता है। प्राइमरी घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। शून्य आधारित बजट का है, जीरो बेस बजट, ZBB। पिछले वर्ष के आंकड़ों को शून्य मानकर नया बजट बनाना शून्य आधारित बजट है। इसके जनक है पीटर पायर और यूएसए में सबसे पहले पेश किया गया था। सर्वप्रथम यूज यूएसए राष्ट्रपति जिमी कटाई ने किया था 1970 में। भारत में सबसे पहले इसका यूज FM बेबी सिंह ने किया 1986-87 में। इसके बाद बात करें फिजिकल पॉलिसी की, राजकोषीय नीति की, बजट नीति भी हम कहते हैं इसे। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बनाता है इसे। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार। राजकोषीय टूल्स उपकरण की बात करें तो कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, आय या निवेश या उपनिवेश। थैंक यू गाइस। इंडियन इकोनॉमी का गरीबी टॉपिक, पॉवर्टी टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं पूर्ण नहीं होती उसे गरीबी कहते हैं। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। गरीबी 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा नहीं हो पाती उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। इसके मापन के लिए गरीबी रेखा का इस्तेमाल करते हैं। और सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है, उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। इसके मापन के लिए लारेंज वक्र या गिनी गुणांक का यूज करते हैं। विकसित देशों में आय के बीच समानता ये यूज करते हैं और ये आय के बीच असमानता बताती है। गरीबी की रेखा के नीचे की बात करें तो 50 रुपये पर डे से जिसकी कम आय है उसको गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। 20 से 40 रुपये तक जिसकी आय और 60 रुपये से 50 रुपये से ऊपर जिसकी आय है गरीबी रेखा के ऊपर उसे रखा गया APL में। निरपेक्ष गरीबी को हेड काउंट राशन भी कहा जाता है विकासशील देशों में। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी का मापन नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है और डेटा कलेक्ट करता है NSSO। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO वर्क अंडर इन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के। वाई के अलग समिति है जिसका गठन 1971 में हुआ था और रिपोर्ट आई थी 1978 में। बेस माना गया था कैलोरी उपभोग विधि द्वारा। इसमें अगर शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी पर डे 2100 कैलोरी ज़्यादा ले रहा है तो मतलब वो क्या है, वो गरीब नहीं है, तो गरीबी रेखा के ऊपर है। और ग्रामीण व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी पर डे से ज़्यादा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। DT लकड़वार समिति आई, इसका गठन 1989 में हुआ था 1979 में और रिपोर्ट आई थी 1993 में। आधार माना गया था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अगर ग्रामीण के लिए कृषि सूचकांक और शहर के लिए उद्योग सूचकांक। आगे बढ़ते हैं।
फिर आई हमारी सुरेश तेंदुलकर समिति गठन। इसका होता 2005 में, रिपोर्ट आई थी 2009 में। बेस माना गया था न्यूनतम उपभोग व्यय को, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। शहरी ग्रामीण, शहर के लिए 33 पर डे और क्या है 33 से लेकर 33 रुपये पर डे और 1000 पर मंथ, और ग्रामीण के लिए 27 रुपये पर डे और 816 रुपये पर मंथ यूज कर रहा है, तो मतलब वो गरीब नहीं है। गरीबी का परसेंटेज उस समय 21.9% था। सी रंगराजन समिति आई गठन 2012 में हुआ, रिपोर्ट 2014 में आई। गरीबी परसेंटेज था 29.5%। आधार माना गया था न्यूनतम उपभोग व्यय विधि। शहरों के लिए 47 रुपये पर डे और 1407 रुपये पर मंथ, और ग्रामीण के लिए 972 रुपये पर मंथ और 32 रुपये पर डे। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेरोजगारी के बारे में। वह स्थिति जब काम की तलाश में भी काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी क्या करे NSSO जारी करता है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति मार्केट रेट पर कार्य करने को तैयार नहीं रहता तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, या विकसित देशों में होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति के मार्केट रेट पर काम नहीं मिलता तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, विकासशील देश में होता है ज़्यादातर। अपरक्षण बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोगों का शामिल होना। इन्हें हटाने पर आप उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हीं उत्पादकता शून्य होती है। ग्रामीण क्षेत्र प्लस कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, जब व्यक्ति मौसम परिवर्तन के समय बेरोजगार हो जाता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ उत्पन्न होती है ये, तकनीकी परिवर्तन या कौशल में कमी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, ग्रोथ समृद्धि, अगर GDP बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा, लेकिन जब मंदी आएगी तो GDP घटेगी और उत्पादन घटेगा और रोजगार भी घटेगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी, एक रोजगार को छोड़कर जब व्यक्ति दूसरा रोजगार शुरू करता है तो कुछ समय तक बेरोजगार रहता है। आगे अब पढ़ेंगे हम लोग मनी। मनी मतलब मुद्रा। कार्य, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम होता है, मनी का कार्य होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, बैटरी सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इसकी कमियां क्या हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, संचय का अभाव, भविष्य के भुगतान का अभाव। फंक्शन ऑफ मोनर, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय। मुद्रा को देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। फिर बॉर्डर सिस्टम, मोहरे जारी करता है। कुछ शासकों द्वारा विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए गए। 1540-45 में शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया, रुपया जिसे कहा जाता है। RBI ने सर्वप्रथम 1938 में 5 रुपये का नोट जारी किया था। हमारे देश में मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक के नोट जारी किए जा सकते हैं, 10,000 तक के रुपए के नोट जारी किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें मुद्रा का अवमूल्यन की, तो सरकार द्वारा किसी देश की मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। प्रॉफिट्स में क्या है, निर्यात में वृद्धि होती है, आदेश विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। अभी तक कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा और 1991 में CB चंद्रशेखर द्वारा। उसके बाद 1991 में 1 जुलाई को और 3 जुलाई को 2 बार हुआ था। 1957 में भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली लागू हुई, 1 रुपये में 100 पैसा होगा। जुलाई 2010 में भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया, R जो करके है। यह डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार द्वारा दी गई थी, IIT बॉम्बे के स्टूडेंट थे। हम बात करें विमुद्रीकरण की, तो इसका उद्देश्य काला धन समाप्त करना, नकली नोट समाप्त करना, टैक्स की चोरी को रोकना। इसके बाद अब तक 3 बार नोटबंदी हुई है, स्वतंत्रता के बाद 2 बार हुई है। लास्ट टाइम हुई थी फर्स्ट टाइम हुई थी 12 अगस्त 1946 को 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे। दूसरी बार हुई थी 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे। और तीसरी बार हुई 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद हुए। और चौथी बार हो गई है अभी 30 सितंबर तक हो चुकी है, मतलब 2000 के नोट बंद हुए इसमें 2023 चौथी बार। आगे बढ़ अब हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड, खरीदने की इच्छा और खरीदने की क्षमता, डिमांड आवश्यक होता है डिमांड के लिए। लॉ ऑफ डिमांड, तो अगर मूल्य बढ़ रही है तो डिमांड घटेगा, मूल्य घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, उल्टा संबंध होता है। कर्व ऑफ डिमांड, मांग का वक्र। क्वांटिटी और प्राइस, ढलान नीचे की ओर बाएं से दाएं, ढलान जो होती है नीचे की ओर दाएं से दाएं होती है। और मांग, डिमांड की प्रभावित करने वाले कारक क्या है, प्राइस, इनकम, फ्यूचर प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम बात करें वस्तुओं के प्रकार की, तो सामान्य वस्तुएं अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। संयुक्त मांग का उदाहरण है पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानांतरण वस्तुएं, एग्जांपल टी एंड कॉफी। लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। इसमें अपवाद है गिफन गुड्स का। प्रतिष्ठावान वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, दवाई, भोजन आदि, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। शेयर मार्केट भी में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यही खत्म हो गया हमारी इकोनॉमी। धन्यवाद।